आज फिर मेरी ननद उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ करके उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि इसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जी तो चाह रहा था कि ये औरत कहीं गायब हो जाए और कभी वापस ना आए। इसके बारे में सोचते-सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैं गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुँह फेर लिया था। यह पहली बार या दूसरी बार की बात तो नहीं थी। मुझे इस घर में आए 4 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बे-औलाद थी और मेरी ननद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके साथ भी नहीं था, वह दुबई में रहता था और ननद हमारे घर हमारे साथ रहती थी, मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी और अब फिर से वह प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि यह कैसे बेशर्म लोग हैं। बेटी से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते। कोई सोचता ही नहीं था कि हर साल ये कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती, जैसे उनके लिए यह बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए यह हकीकत भूल जाती थी कि बेटी का पति उसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से खराब रहता था। ऊपर से अपनी ननद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि यहाँ मैं पागल हो जाऊंगी। यह लोग बहुत अजीब इंसान थे। मेरे जेठ का कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी थी और मेरी जेठानी भी शादी के 7 साल तक बाँझ ही रही थी। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के इंसान थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वह अलग ही रहने वाले थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से इस बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया, मैं उसमें उलझकर ही रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी ननद शुरू से ही बहुत हसीन लड़की थी। कम उम्र में ही हमारी ननद के बहुत रिश्ते आने लगे थे। घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा कम उम्र लड़का देखकर उनकी शादी कर दी। शुरू के कुछ साल तो हमारी ननद अपनी ससुराल में ही रही, मगर फिर अचानक एक रोज उसके पति इसे यहाँ छोड़कर नहीं आए। सुनने में आया था कि वह दुबई चला गया है, मगर परेशानी की बात तो ये है कि इसके पति के जाने के बाद भी हमारी ननद की यही हालत रही। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। ना जाने इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई कि हर साल एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर लेती है। 2-4 बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ देते थे। और अब एक बार फिर मेरी ननद प्रेग्नेंट है, जबकि मैं अभी तक नहीं हुई थी और अब तो विधवा होने का गम भी मेरे पल्लू से बंध गया है। मेरी जेठानी खुद भी बहुत परेशान रहती थी और वह चुप-चुप रहती थी और जब से विधवा हुई थी उन्होंने घर के मामले से किनारा कर लिया था। कभी-कभी मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि हमारी ननद बहुत नसीब वाली औरत थी, जिसे ऊपर वाला औलाद से नवाजा है। मेरी जेठानी ने मुझे यह भी बताया था कि शुरू में इस तरह जब हमारी ननद इतने साल से पति के दुबई में रहने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी और कभी-कभी अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी, तो दोनों भाइयों को माँ कहती थी कि बहन को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और दोनों अच्छे अस्पताल में ले जाते थे। मेरी जेठानी भी इन सब बातों से बहुत परेशान रहती थी। कुछ पता ही नहीं था कि पति के बाहर होते हुए भी यह प्रेग्नेंट कैसे हो जाती थी। मैं तो यह सोच-सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर यह प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है? यह कैसे मुमकिन था? मोहल्ले वालों से तो उन लोगों की बनती ही नहीं थी, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह मेरी ननद भी ज़्यादा कहीं आती-जाती नहीं थी, मगर फिर भी हर साल वह प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से भाई के सामने घूमती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी कि वह किसी के मामले में दखल अंदाजी करे, मगर उनकी बात से मुझे अंदाजा हो गया था कि वह भी कुछ दिनों से इन बातों को लेकर परेशान है। वह बता रही थी कि हमारी ननद को इस घर में आ जाने के बाद से ना तो कोई हमारे घर बाहर से आता है और ना ही कोई जाता है। फिर मैं किचन में खाना बनाने के लिए चली गई, मगर दिल ही दिल में मैं अब अपने पति से इस मामले में बात करने के बारे में सोच रही थी और मैं आज शाम को ही यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं। वह आए तो सबके साथ में खाना खाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात तक मैं बेसब्री से पति के कमरे में आने का इंतजार करती रही। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुंचे तो मैं उनसे बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा कर बात को ननद की तरफ ले गई थी।
मैंने कहा, खैर, फिर से खुशखबरी है, आप मामा बनने वाले हैं। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बात से चौंक जाएंगे या नजरें चुराएंगे, मगर उन्होंने भी हाँ में सर हिला दिया और बोले, भगवान करे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। यह कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही नहीं होती थी। मैंने ठंडी आहें भरी और अपने ख्याल उन पर जाहिर कर दिया। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? इसका पति इसके साथ नहीं रहता है। लेकिन वह मेरे बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसे के वैसे ही पाया, तो दिल ही दिल में इन सब की बातों पर हैरानी होती रही और चादर उठाकर सो गई। मगर अब मुझे राज जानने के लिए कोई और नया रास्ता ढूंढना था, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। यह सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो जैसे सर भारी सा हो रहा था, लेकिन मैंने यह सब बातें दिमाग से निकालकर खुद को तरोताज़ा किया और नाश्ता बनाने में लग गई थी। नाश्ता किया और कपड़ा धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ ही साथ अपनी मेहनत के बारे में भी सोच रही थी, और कपड़े धोते धोते यह भी सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी ननद की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊं। अगले दिन पति की ड्यूटी जाने के बाद मैंने अपनी ननद पर पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं इस घर में अपनी ही ननद पर नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी ननद तो बिल्कुल शांत औरत थी। वो तो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाना खाती थी, बल्कि हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी ननद चुपचाप से सारे काम करती जाती। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो ननद के सहारे छोड़ देती थी, या फिर कुछ खास बनाना होता तो भी ननद को ही कहती थी। फिर वह चाहे सारा दिन किचन में ही गुजारती, हमने कभी भी परवाह नहीं की थी। और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था। अगर एक बहू काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए? ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें कभी भी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे, मगर उनसे बातों का अंदाजा मुझे आज तक नहीं हुआ था। इसलिए मैं दिल ही दिल में ननद की राज खोजने में लग गई थी। और फिर एक दिन मैंने अपनी ननद की एक अजीब हरकत देखी, जिसने बुरी तरह मुझे चौंक कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी ननद ने किचन से काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में छुपाकर चली गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैं यह सोचकर चुप रह गई कि शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर एक दिन मेरी ननद जैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाकर अपने कमरे में चली गई, मैं हैरान थी, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था। मेरी ननद किचन में आते ही फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10-12 दिन सुकून से गुजर गए थे और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। मैंने ननद के जाते ही मैं भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की से झांकने लगी, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह फिटकरी का टुकड़ा लेकर वॉशरूम में चली गई। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई, तो मैं उदास हो गई। मगर मेरी तकदीर भी शायद मेरा साथ नहीं दे रही थी। कुछ दिन बाद ही मेरी ननद मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने में बिजी थी। वह अचानक तेजी से किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर चली गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी में भी वह फिटकरी लेना नहीं भूली थी। लेकिन वह फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी? मैं अब हैरान हो रही थी और अजीब सी हरकत की वजह जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी ननद जल्दी से वॉशरूम में गई। मैंने भी यह मौका जाने नहीं दिया और वॉशरूम के रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ा था। जब मैं अंदर झांक कर देखी तो हैरान रह गई। दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी ननद को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं पकड़े जाने के डर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहां से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी ननद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी ननद फिर से काम करने लगी और काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में चली गई। यूं ही कुछ दिन और गुजर गए।
एक दिन मेरी ननद को नहाना था और उसके वॉशरूम में पानी आना बंद हो गया था। मेरी सास ने उसे किसी और वॉशरूम में नहाने को कहा, तो मेरी जेठानी ने उससे कहा कि अगर चाहो तो मेरे वॉशरूम में नहा लो। वह फौरन इनकार कर गई। मैं यह सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम सी बात थी। किसी के वॉशरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा था और वहां से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी ननद बाहर वाले वॉशरूम में नहाना चाहेगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वो नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा वॉशरूम था। अपनी ननद को छत पर जाते देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय इधर उधर कर रही थी और खुद को सबकी नज़रों से बचाकर ननद के कमरे में चली गई और उसका पूरा कमरा छान मारा। जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास वहां पहुंच गई। मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वह घबरा गई, जैसे वहां कोई खजाना छुपा होगा। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा जेठानी और ननद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देख लूं और वह मेरी ननद के कमरे में खुद देख लेंगी। मुझे शक होने लगा कि अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहां देखने का इरादा कर लिया था। मेरी ननद नहाकर नीचे आ गई तो वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं बहाने से छत पर जा पहुंची। मैं जैसे ही वॉशरूम में गई तो मेरा सर चकराकर रह गया, क्योंकि वहां तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो परेशान हो गई थी। मैं फौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी ननद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी ननद की जासूसी कर रही हूँ और उन्होंने कहा कि मैं ननद को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। घर में होती अजीबोगरीब बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल लगाई। वह डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों ही बातों में बताया कि मेरी ननद का पति बहुत सालों से दुबई में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है। मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी ननद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन वॉशरूम में रोशनदान से जाकर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा था, और फिर आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया था। मेरी दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है कि वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करता है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई और अगले रोज सुबह के वक्त मैंने ननद से पूछ लिया कि तुम फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हो। मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी वॉशरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी इस्तेमाल करती हूँ और इसी से ठीक रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं फालतू का इतना सोचती रहती थी और उस पर नज़र भी रख रही थी, और मैंने अपना सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में भी होता है, मगर मेरी ननद के प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अभी अपनी जगह पर मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी ननद किचन में काम करने आई, मैंने सास और ससुर को खाना ले जाकर दिया और फिर मैं ननद के कमरे में पहुंच गई। उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी। मुझे थोड़ी ही देर में चाबी एक कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अलमारी में किसी आदमी का शर्ट लटका हुआ था, जिसको अभी अभी प्रेस की हुई थी, और नीचे भी दो जोड़ी पड़े हुए थे। यह शर्ट किसी और के नहीं बल्कि मेरे पति के ही थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट के मारे कांपने लगा। मेरे पति के कपड़ों का मेरी ननद के कमरे में क्या काम था, और यह प्रेस क्यों किया हुआ था। मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस बात पर जल्दबाजी ना करूं, मगर यह बात छोटी तो नहीं थी। मेरी ननद का पति से दूर रहकर भी हर साल बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था।
यह कैसे लोग थे? यहाँ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर रहा था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी विधवा हुई तो मेरे सास ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने की सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वह भाभी का खर्च उठाएंगे, मगर वह मेरे अलावा किसी और को नहीं रख सकते थे। वह सब सच था या ख्वाब? मैंने बहुत ध्यान से ननद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को घूमती रहती थी। मेरी ननद किसी रात अपने बेटे को साथ सुलाती और किसी रात बच्चे नाना नानी के पास ही सोते थे। अपनी ननद की निगरानी करने के लिए एक रोज सुबह 4 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा ननद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नजर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। आंगन में किसी मर्द का साया नजर आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी कि शायद कोई चोर हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। मैंने सुबह उठकर ये बात अपनी जेठानी को बताई तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली कि अंदर तक वह आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं? हम भी सलामत है और हमारे घर में सब सामान भी। यह बात तो सच थी। मैं उलझ गई। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। पहले मुझे भी हमारी ननद की हालात पर मेरे भी दिमाग में सवाल उठते थे, मगर अब दब जाते हैं। उसके माँ बाप जिंदा हैं तो वह उसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी सब सोच दिमाग से निकाल दो। वह काफ़ी हद तक ठीक ही तो कह रही थी। यह हमारा मामला नहीं था और अब मैं ज़रूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी ननद के कमरे में देखे थे और यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं यह बात अपनी जेठानी को भी नहीं बता सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सर हिलाकर ही साबित किया कि मैंने उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूंगी। एक रोज जब मेरी ननद अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो मैं रात को अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी ननद के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने उसके दरवाजे पर कान लगाए तो अंदर मेरी ननद के धीरे धीरे रोने की आवाज़ें आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह जानने की कोशिश ही करती तो मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत धीरे से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल गया था। मेरी ननद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। वह मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स नजर न आ जाए जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं इस ख्वाब से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वह कहाँ है, तो वह बोले कि दूसरे शहर। मैंने उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाइए। मेरा दिल उदास है। मेरा दिल घबराहट में था। मेरे कहने पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इस तरह अपने पति पर अपने शक को खत्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतजार करती रही। मेरे पति घर नहीं पहुँचे। मैं फिर से उठकर ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो आज भी मुझे वहां से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया था। मेरे सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानी भी बाहर आ गई। मेरी ननद ने धीरे से थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वह अचानक से इस सोच से डर गई थी। मैंने पूरा दरवाज़ा धकेलकर खोल दिया और अंदर जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरे सास ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे। इसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। यह सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी। हिम्मत करके बोल पड़ी। उस वक्त घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी ननद के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वह भी वहां आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। मैं यह हंगामा खड़ा करके सबके बीच बुरी बन गई थी। वह शख्स जो सामने सर झुकाकर खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ननद का पति था।
मुझे और मेरी जेठानी को यह हैरत हुई थी कि वह छुपकर बीवी से मिलने क्यों आया हुआ था। वह तो दुबई में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? ये सब क्या माजरा था? हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके बीच सच बोल दिया कि मुझे ननद पर शक था। मैंने कल भी उनके कमरे में किसी आदमी की आवाज़ें सुनी थी और फिर पति से दूर रहकर उनका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे पति ने मेरी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई, जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने अपनी नज़रों से अपनी नंदोई को देखा, जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था। मेरी ननद भी परेशानी से खड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि वह दुबई कभी गया ही नहीं था, वह इंडिया में ही था। रोज रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता जाता रहता था। यह बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर वह सुनने की सच्चाई हमसे छुपी थी, क्योंकि मेरे ननद के पति ने दोस्त से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से पुलिस उनके पति को तलाश कर रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद से डर गया था। लोगों में यह बात फैला दी कि वह दुबई चला गया, इसलिए वह छुपकर मेरी ननद से मिलने आता था। उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। मेरी ननद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी ननद को सीने से लगा लिया, और वह यकीनन इन तमाम हालात में काफ़ी मुश्किल का शिकार रही होगी, इसलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभियों का शक भी उसे परेशान करता था। कुछ महीने बाद उसका केस खत्म हो गया और सबूत के साथ उसकी बेगुनाही साबित हुई। मेरी ननद अपने पति बच्चों के साथ अपने ससुराल चली गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।